हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग कर रहे थे टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणुओं की संरचना। तो हमने बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट जाने थे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के बारे में। तो हमने मेजर क्या क्या इसमें जाना भाई साहब, इसमें हमने मेजोरिटी जाना, मेजोरिटी हमने जाना। आइए देखते हैं क्या क्या मेजर कॉन्सेप्ट हमने इसमें जाने। सबसे पहले हमने पढ़ा था भाई ई गोल्डस्टीन के बारे में। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवरी करी किसकी भाई साहब, कनाल रेस की। कनाल रेस कैसी रेस थी? एक पॉजिटिवली चार्ज रेस थी। ठीक है, इसको भूलने का नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा चीज बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ फिर ये प्रोटॉन है? जी बिल्कुल नहीं। क्या मैं कह दूं गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज करी? जी बिल्कुल नहीं। प्रोटॉन नहीं बोल सकते, आप कह सकते हो गोल्डस्टीन ने भाई साहब पॉजिटिव चार्ज की खोज करी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अपने थॉमसन भैया भी लगे हाथ अपना मॉडल देके चले गए। अब थॉमसन का मॉडल बहुत ही खतरनाक था। अब थॉमसन के घर भाई क्रिसमस बना रहे थे, सब लोग क्या कर रहे थे भाई, क्रिसमस बना रहे थे। क्रिसमस वाले दिन इन्होंने बनाया हलवा। ठीक है, मतलब क्रिसमस में हलवे को क्या बोलते हैं वाले, पुडिंग बोलते हैं लोग ना, अंग्रेज लोग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बनाया वाले, हलवा। ठीक है, हलवे के ऊपर ने क्या दिखाया, ड्राई फ्रूट। ठीक है, अब वो ड्राई फ्रूट क्या बोलता है, ड्राई फ्रूट जो है, ये ड्राई फ्रूट है जो, वो सब नेगेटिव चार्ज है। और ये जो आप बाकी पूरा हलवा देख रहे हो, ये अपना क्या है भाई लोग, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा किसका एग्जाम्पल लिया था उसने भाई साहब, इसने एग्जाम्पल लिया था प्लम पुडिंग का। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्लम पुडिंग बोलते हैं। अरे यार, प्लम पुडिंग बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भाई इनके इतने में तो रुकने वाला नहीं है भाई, इनको तो दिक्कत होती है ना साइंटिस्ट लोगों को। तो कहता है ये लो वाटरमेलन भी रख लो, अगर उस पर विश्वास नहीं होता तो। कहता है वाटरमेलन के अंदर बीज एम्बेडेड है। क्या बोल रहा हूँ मैं, एम्बेडेड है मतलब कि धसे पड़े हैं। वो सब क्या अपने पास नेगेटिव चार्ज है, और जो ये पूरा रेड वाला पोर्शन है ये क्या अपने पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आ जाओ भाई ओके। उसके बाद क्या हुआ, अब तुम लोग को पता है साइंटिस्ट लोग तो रुकेंगे नहीं ना। इन लोगों ने तो कसम खा रखी है, जब तक बच्चे लोग का जीना ही नहीं हराम करेंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है। ठीक है, फिर आ गया भाई रदरफोर्ड इन लोग का। अब रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड कहते रुको हम भी बहुत तेज हैं, हम भी कुछ बताएंगे। एक तो था ये पैसे वाली पार्टी। कैसा पार्टी था भाई लोग, पैसा ही पैसा था भाई पे। ठीक है, भाई ने क्या किया, गोल्ड फॉइल ली थी। क्या ली थी? गोल्ड फॉइल। किस लिए लिया बताओ, एक्सपेरिमेंट करने के लिए गोल्ड फॉइल ले रहे हैं, बताओ ये लोग इतना अमीर लोग हैं। ठीक है, अच्छा वो गोल्ड फॉइल क्यों ली, रीजन ये रहा। ठीक है, द गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। उसे क्या चाहिए थी, थिन लेयर चाहिए थी। दैट्स व्हाई उसने क्या ली भाई, गोल्ड फॉइल ली थी। ये मेन रीजन है। चलें आगे। अब उसने क्या भाई, हीलियम चार्ज पास कराया। हीलियम चार्ज कैसा था, डबल हीलियम चार्ज आयंस का। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मास कितना था भाई लोग, 4u था। भूलने का नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भाई का कुछ हमारे मॉडल था। भाई के मॉडल में क्या था देख सकते हैं आप लोग, ये गोल्ड की फॉइल। अब देखो हमने क्या पढ़ा था भाई साहब, हमने ये पढ़ा कि एटम जो होता है पूरा भरा रहता है अंदर से पॉजिटिव चार्ज से। लेकिन इसके अब भाई साहब जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो भी तो भाई सोच रहा होगा ना कि भाई लोग की पूरा भरा पड़ा रहेगा तो बिल्कुल रेस तो पास नहीं होनी चाहिए, रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए, फिर रुक जानी चाहिए। अब हुआ क्या, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। भाई ने देखा इतनी रेस पास कराई, सारी रेस क्या होगी, निकल गई सा सा सन पन। ठीक है, ऐसे करते हुए अब कुछ क्या हुई भाई साहब, डिफ्लेक्ट हो गई कुछ कुछ एंगल्स में, कुछ कुछ एंगल्स में। अब वो जो डिफ्लेक्ट हुई वो बहुत कम रेस थी। अब तुम्हें पता है यूनिक बात सुनो, लो यूनिक बात है ना, रेड कलर से कर दो फिर इसे। अच्छा रेड कलर से करा था क्या, ओहो ये तो पोपट हो गया। आ जाओ गुलाबी से करेंगे। अब क्या हुआ भाई साहब, इतनी सारी रेस में से ना खाली एक रे वापस आई, दिख रही होगी आप लोगों को, रुको जूम करके दिखाता हूँ। हाँ, दिख रही है। हाँ, खाली एक रे क्या हुई भाई लोग, वापसी आई। ये देखो, ये वाली। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या थी भाई साहब, लेकिन हुआ क्या, आ जाओ भाई पढ़ लो तो। लेकिन हुआ क्या, देखो 12,000 पार्टिकल में खाली एक रेख ऐसी थी जो रिबाउंड होके आई, और कुछ क्या होगी स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, और ज्यादातर रेस कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में पास आउट होगी। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद रदरफोर्ड ने अपने मॉडल का कह दिया भाई लोग, कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन भाई पढ़ लेना, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो उसने बताया पॉजिटिव चार्ज कहाँ रिसाइड्स करता है भाई, न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे भाई अब देखो, सारे साइंटिस्ट ये तो नहीं अपने आप को महान समझते, लेकिन होते थोड़ी ना ये लोग तो। ठीक है, अब क्या हुआ, रदरफोर्ड क्या हुआ भाई साहब, गड़बड़ हो गया इसके मॉडल में, कुछ ड्रॉबैक मतलब कि कमियां आ गई। क्या कमियां आ गई भाई, कहता कि पॉजिटिव चार्ज है ना अगर प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू रिवॉल्व करता है, शू शू शू। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो भैया यार इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, एनर्जी रेडिएट करेगा तो एक टाइम बाद क्या आएगा, धीरे 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 जाते 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 इसकी एनर्जी कम होगी, धीरे धीरे स्लो करेगा अपनी सर्कुलेशन, और एक टाइम बाद जाके न्यूक्लियस से जाके क्रैश हो जाएगा। जिससे कि क्या होगा भाई साहब, अभी जो एटम था वो क्या हो जाएगा भाई लोग, सबको पता है, सब बता दो जल्दी से, अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा भाई का हमारे मॉडल। ठीक है, चलते हैं आगे। उसका हमने पढ़ा बॉर मॉडल क्या है। अब बॉर मॉडल ने कुछ नहीं किया भैया, क्या मॉडल को सही करके दिखा दिया। क्या बोला कि भैया बिल्कुल सही बोल रहे हो रदरफोर्ड भैया, सारे जो एटम है वो क्या होते हैं, ऑर्बिट में ही घूमते हैं, लेकिन एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं। क्या बोलते हैं बस,
क्या बोला नया नया? यही बोला भैया कि डिस्क्रीट ऑर्बिट में होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट में होते हैं। ठीक है, सबके पास अपना अपना ऑर्बिट होता है जिसकी वजह से ये लोग एनर्जी रेडिएट नहीं करते। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा सारा। चलते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रन बाबा, न्यूट्रन, ये क्या बोलते हैं भैया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी भाई लोग? जे चैडविक ने करी। कब करी? 1932 में करी। भैया देखो सिंपल कहानी। इसको क्या लगा, सारे साइंटिस्ट हाथ धो रहे हैं अपना अपना, ठीक है, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूँ, ठीक है। इनने क्या बोला? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन भी होता है। इनसे पूछा गया न्यूट्रॉन क्या होता है? इनसे पूछा गया न्यूट्रॉन क्या होता है? पता है क्या बोलते हैं? कहता कुछ नहीं होता है, बस ये सब एटम में होता है। किसके साथ होता है पूछा गया, तो कहते प्रोटॉन के साथ होता है। ओहो। पूछा गया चार्ज, कहते कोई चार्ज नहीं, नो चार्ज। कहता नो चार्ज। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई लोग, आगे बढ़ो। चलो फिर आगे बात करेंगे भाई लोग अपना नया टॉपिक पे, नया कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूं हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट। भैया बोल के तो चले गए कि क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑर्बिट्स में। लेकिन अब बॉर से पता है, लेकिन अब बॉर से बोल भी दिया गया कि भैया बता तो दो कि इलेक्ट्रॉन कर कैसे रहे हैं, ठीक है, कैसे ऑर्बिट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये भी तो बताओ। अगर ये बात बता रहे हो तो अब भाई बॉर ने अपने दोस्त को उठाया, बुरी भाई को। अब बुरी भाई आ गए भाई के साथ, ठीक है। अब ये बॉर और ये बुरी भाई, ठीक है। बुरी भाई को लाल कर दे, चलो नीला करते हैं। ये अपने बुरी भाई और ये अपने बौहर भाई, ठीक है। अब दोनों मिलके लोचा कर रहे भाई लोग, क्या करने का क्या करने का क्या करने का। तब इनको ना कुछ समझ नहीं आया, तो लोग पता क्या बोलते? कहता भैया हमने ये बना कर दिखाया ना आपको, के शेल, एल शेल, एम शेल और एल शेल। इनको नाम तो दे ही रखा हमने, के, एल, एम और एन। बस अभी देखो जादू क्या करा उसने। उसने जादू ये किया, कहता कि ये जो पहला वाला ऑर्बिट है, ये जो पहला वाला ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं हम लोग के शेल। दूसरा ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एल शेल। तीसरा ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं? एम शेल। चौथे ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग? एन शेल। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वो एक फॉर्मूले से आएंगे। क्या फॉर्मूला भैया? 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर। अब n मतलब क्या है यहाँ पे? n मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट। नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब कौन से नंबर का ऑर्बिट है, पहला, दूसरा या तीसरा। भैया को समझ में नहीं आया? अरे आओ आप समझ में आएगा, इधर देखो। देखो फॉर्मूला अप्लाई करने का, ठीक है। आओ मेरे साथ साथ करना। जैसे देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 2n का स्क्वायर, ये था अपना फॉर्मूला पहला ऑर्बिट। पहला ऑर्बिट यानी कि 2n का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना 2n यानी कि पहला ऑर्बिट, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 2, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया भाई लोग? 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया हमारे पास 2 आ गया। क्लियर? क्लियर भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये थोड़ा 12 कर दे, गड़बड़ होगी, ठीक है, सही कर लेने से। अच्छा 2 की पावर 2 है, ठीक है, ये सब सही कर लेना। रुको मैं एक मिनट ना, आ जाओ मैं कराई देता हूँ ना, मेरे साथ साथ ही करो, आ जाओ। ठीक है, वो वाला क्लियर, ऊपर वाला आ जाओ। अब सेकंड ऑर्बिट देखो, सेम फॉर्मूला सेकंड ऑर्बिट यानी कि एल सेल, 2n का स्क्वायर, ठीक है। आ जाओ देखो, देखो 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई लोग, बताओ जल्दी से। देखो 2n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट यानी कि 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 टू द 4 हो गया, मल्टीप्लाई 2 से क्या आ जाएगा भाई लोग, 4 दूनी 8। तो अगले ऑर्बिट में कितने हो गए? 8 हो गए। समझ आया कैसे आया ये? क्लियर है भैया, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ भाई। अगला ऑर्बिट है भाई थर्ड ऑर्बिट, वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करो जल्दी से। 2n का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट है तो क्या होगा, लिखो 2n यानी कि तीसरा ऑर्बिट और इसका स्क्वायर, 3 तिया 9 भाई लोग, गुना कर दो भाई 2 से, 9 दूनी 18 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा हमारा आंसर। अगले वाले सेल में कितने रहेंगे? 18 रहेंगे। उसका बाद भाई चौथे ऑर्बिट पे, किस पे आ जाओ? चौथे ऑर्बिट पे। सेम चीज, सेम फॉर्मूला अगेन अप्लाई कर दो भाई साहब। 2n का स्क्वायर, 2 का 2, n की वैल्यू कितनी होगी इस बारी? 4 हो जाएगी, और स्क्वायर 4 4 दा 16 इंटू 2 कर दो, 16 दूनी भाई लोग 32। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भैया, बड़ा सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है भैया, क्या बातें कर गए आप ये। तो बस यही बॉर और बुरे ने मिलकर क्या बताया भाई साहब, कि हम लोग ऐसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने शेल में। चले आगे, चलो भैया जी आगे। अगला पॉइंट पढ़ो भाई। The maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8। ओहो ये क्या बोल गया भैया, सुनो मेरी बात। हमने पढ़ा के, एल, एम और एन, ठीक है। हमने पढ़ा भाई पहले में 2, अगले में 8, फिर 16, फिर
32। उसने बोला तो ऐसे, लेकिन उसने सेकंड लाइन में क्या बोला देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। कहता कि ना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, ये जैसे मान लो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो गया, अब क्या रहेगा इनमें 8 रहेंगे, कितने कितने रहेंगे भाई लोग, 8 ही रहेंगे। मतलब क्या होता है एक्सेप्शन केस है, 16 32 तो है ही है, लेकिन आप लोग क्या लिखोगे हमेशा 8 और 2, ठीक है। मतलब कि पहले वाले के सेल में कितने रहेंगे 2, एल सेल में 8, एम सेल में भी 8 और एन सेल में भी कितने रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भाई लोग 8 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आगे और अच्छे से क्लियर हो, कोई ना हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है इसके ऊपर। अगला पॉइंट पढ़ो, इलेक्ट्रॉन आर अकोमोडेटेड इन गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फील्ड दैट इज सेल फील्ड अ स्टेप वाइज मैनर। कुछ नहीं है भाई लोग, बहुत सिंपल सी बात बोल गया। पता है क्या बोला, देखो ये अपने पास सेल है भैया, है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। कहता अगर जब तक मैं पहला वाला नहीं भर लेता ना ऐसे के वाला सेल, तब तक मैं अगले वाला नहीं भर सकता। बस तो कोई बात नहीं, तो सिंपल सी बात है। अब कह रहा है जब तक मैं ये वाला नहीं भर लूंगा ना, ये वाला, तब तक मैं इसके बाद वाला नहीं भर सकता, यानी कि इसी वाले को नहीं भर सकता। और जब तक मैं ये वाला नहीं भर लेता, तब तक मैं लास्ट वाले को नहीं भर सकता। क्लियर होगी बात। मतलब कि सबसे पहले आपको के भरना पड़ेगा, फिर एल वाला, फिर एम, फिर एन भरोगे, ठीक है। ऐसे आप बीच में से कोई भी सेल नहीं फुलफिल कर सकते। क्लियर क्लियर भैया, चलें आगे, आगे आ जाओ। ओहो ये कैसा कॉन्सेप्ट आया, वैलेंसी, ये क्या होता है। देखो भाई लोग, जिस दिन चैप्टर शुरू होता है मैंने आपको बताया था ना, थर्ड चैप्टर में बताया था कि मैं आपको वैलेंसी कराऊंगा फोर्थ चैप्टर में, ठीक है। आ जाओ, मेरी बात सुनो। वैलेंसी का ना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उस वाले दो चीजें सीखेंगे, एक आयोनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है, और हम सीखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड बोलो वैसे इसमें से। अब भैया ये क्यों बता रहे हो, क्या है, ये तो कभी सुना ही नहीं। देखो ये थोड़ा बहुत टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी है, आप लोग के बेसिक्स के साथ साथ ये भी स्ट्रांग हो जाए, दैट्स मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब सेम एलिमेंट मिलकर बनाते हैं, जैसे मान लो कार्बन और कार्बन ने मिलकर बनाया बॉन्ड, जिसे बोलेंगे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक मेटल होता है और एक क्या होता है नॉन मेटल होता है, यानी कि एक धातु होता है और एक क्या होता है अधातु होता है। जैसे हमने पढ़ा होगा कैल्शियम ऑक्साइड का बॉन्ड हो गया, हमने पढ़ा नहीं है, हमने जब वो केमिकल फॉर्मूले बनाए थे तो हमने पढ़ा था मैग्नीशियम ऑक्साइड का बॉन्ड। तो मैग्नीशियम क्या था भाई 2 पॉजिटिव था, ऑक्साइड क्या था 2 नेगेटिव था, यानी कि एक क्या था धातु था और एक क्या था भाई अधातु था, ठीक है। तो जब ऐसे बॉन्ड बनते हैं तो हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं हम लोग आयोनिक बॉन्ड। और जब सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। देखो कुछ समझ से नहीं आया, आ जाओ थोड़ा और समझेंगे। क्लियर हो गया होगा वैसे ना आपको, ये क्लियर था, बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। आओ थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझेंगे ना और अच्छे से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल मैं क्यों ले रहा हूँ, ताकि आपको वैलेंसी समझा सकूं। क्या समझा सकूं, वैलेंसी, हमारा मेजर ध्यान कहाँ पे, वैलेंसी पे, ठीक है। आओ समझना बड़े ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि एक शेल है के एल एम और एन, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई कि स्टेबिलिटी कैसे पता लगेगी किसी भी एटम की, जब उसके सारे ऑर्बिट फुलफिल होंगे, यानी कि के ऑर्बिट भी, एल ऑर्बिट भी, एम ऑर्बिट भी और एन ऑर्बिट भी। मतलब इसमें भी 2 होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, इसमें भी 8 होने चाहिए और इसमें भी 8 होने चाहिए, तब हम एटम की स्टेबिलिटी को शो करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस वाले एटम में ना पहले वाले में 2 पूरे थे, पहले वाले में 2 पूरे थे, लेकिन अगले वाले में 8 की जगह कितने थे भाई 7 थे, कितने थे 7 थे। तो क्या ये वाला जो एटम है हमारा, क्या ये स्टेबल होगा, क्या ये स्टेबल होगा, नहीं होगा। क्या होगा भाई साहब, ये स्टेबल नहीं होगा। तो अब पता है क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, सुनना बड़े ध्यान से। अब अगर इसको स्टेबल होना है, क्या होना है इसको, अब स्टेबल होना है, ठीक है। अब स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, देखो मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। इसके साथ है कौन सा सेल है भाई, एल सेल में, ठीक है। अब इसे स्टेबल होने के लिए, अच्छा इन दोनों को भूल जाओ अभी, ठीक है। एक काम करो, इन दोनों को भूल जाओ, मान लो इसमें कुछ भी नहीं था, एम भी खाली था और एन भी क्या था, खाली था। अब भाई साहब इसके पास 7 है, किसने भाई, एल सेल में। एल सेल इस टाइम पे क्या होगा, उसका आउटर मोस्ट सेल हो गया, क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया, ठीक है। कर लेने से आ जाओ आगे, आउटर मोस्ट सेल हो गया। चले आगे, चलो भैया आगे, ठीक है। मतलब पहले वाले में 2 पूरे थे, लेकिन अगले में 8 की जगह क्या थे, 7 थे। मतलब एल क्या होगा उसका आउटर मोस्ट सेल हो गया, और एल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। मीन वाइल एटम क्या होगा, अनस्टेबल, क्योंकि भाई होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। अब पता है ये एटम क्या करेगा, आप लोग मुझे खुद बताओ। देखो या तो ये 2 काम कर सकता है, कितने काम कर सकता है ये, पहला काम ये क्या कर सकता है, या तो अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे, एक मिनट रुकना। ये तो क्या करे भाई लोग, 7 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर दे, डोनेट कर दे, मतलब किसी और को दे दे अपने 7 इलेक्ट्रॉन।
तब क्या होगा, इसका के शेल 2 हो जाएगा और एल शेल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तब भी क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, या तो दूसरा काम क्या कर सकता है, सेकंड काम क्या करेगा भाई साहब, दूसरा काम करेगा, अपने एल शेल के लिए से कितने हैं, उसमें 7 है, तो उसके लिए क्या करेगा, एक और किससे ले लेगा, किससे क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, मतलब कि गेन कर लेगा। क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। ठीक है, या तो गेन करेगा और इस वाले केस में क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा भाई लोग, लूज करेगा। किसी को कोई दिक्कत, या तो गेन कर ले या तो लूज कर ले। जब गेन कर लेगा तब क्या होगा, तब उसके के शेल, एल शेल, एम और एन में, इसमें भी 2 पूरे हो जाएंगे और इसमें कितने पूरे हो जाएंगे, 8 पूरे हो जाएंगे, और ये तो अपने खाली है ही है। ठीक है, तो मीनवाइल एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल। तो मैं वही समझना चाहता हूं आपको कि इसने जो गेन किया, कितना गेन किया भाई लोग, या तो एक गेन करेगा, ठीक है, या क्या करे भाई, लूज करे, या क्या करे, लूज करे। उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलते हैं उसी को हम लोग, वैलेंसी। तो कहना ही रहता है भैया इसकी वैलेंसी 7 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। जी नहीं, इसकी वैलेंसी 1 ही होगी। भैया कैसे, किस बिहाफ पे, ये बताओ जल्दी से। आ जाओ, अब सुनना बड़े ध्यान से। मैं कहता हूं, एक चीज बताओ मेरे को, के शेल, एल शेल, एम और एन। ठीक है, उसके पहले शेल में कितने थे, 2 थे, अगले में 7 थे। ठीक है, अब मुझे चीज बताओ आप लोग, मैं कह रहा हूं 2 तरीके थे, या तो इस 7 को क्या कर दे, लूज कर दे, लूज कर दे, या क्या कर ले भाई लोग, गेन कर ले। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, सुनना, बहुत बहुत ज्यादा मेजर कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक चीज बताओ, अगर आप होते इसकी जगह पे, मैं कह रहा हूं अगर आपको अपनी 7 खो के, आपको कोई चीज में 7 हटाने अपने में से, ठीक है, मतलब कि 7 की एनर्जी लगती कि नहीं लगती, 7 को हटाने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो ज्यादा होगी अकॉर्डिंग टू एक को लेने की एनर्जी से। मैंने क्या बोला, बड़े ध्यान सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है अपना, मतलब सॉरी, ये जो अपना एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 2 और 7, तो 7 को क्या करना है, बैलेंस करना है, या तो 8 करना है या 0 करना है। क्यों 0 करना है, क्योंकि फिर के वाला क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग को शो कर देगा, मतलब कि एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कुल मिला के क्या करना है मेरे भाई, या तो के में पूरे रखो या एल में पूरे रखो, अगर तीनों में पूरे रखने तीनों में पूरे रखो, चारों में रखने चारों में रखो, दो में रखने तो दो में रखो। डिपेंड करता है कितने एटॉमिक नंबर पे एटम आता है अपना। ठीक है, आ जाओ। मैं कह रहा हूं इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो लूज कर ले या तो गेन कर ले। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपको एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी, लूज करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी या गेन करने में ज्यादा लगेगी। देखो 7 लूज करने हैं और गेन कितना करना है, खाली 1। एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगी भैया, ऑब्वियस सी बात है, लूज करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो आप कभी चाहोगे कि मैं स्टेबल हो जाऊं लेकिन मेरी एनर्जी सारी खत्म हो जाए, नहीं चाहोगे ना, कभी नहीं चाहोगे, कोई नहीं चाहेगा। तो ऐसे ही एटम भी नहीं चाहेगा कि मैं 7 को लूज करके सारी एनर्जी खत्म कर दूं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो भाई ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, ड्यू टू एनर्जी कंसिडरेशन, वो क्या करेगा, हमेशा गेन करेगा। क्या करेगा, गेन करेगा। समझ आ गई बात, कितना गेन किया उसने, भैया 1 गेन करेगा। 1 गेन करने में एनर्जी क्योंकि कम लगेगी। अब उसने 1 गेन किया, तो मैंने क्या बोला, वैलेंसी क्या होती है, गेनिंग और शेयरिंग, सॉरी गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जब गेन किया, गेन कितना किया भैया, 1 गेन किया, तो ये जो 1 है वो क्या बन गई, वैलेंसी बन गई। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। क्लियर हो गया ये डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, कुल मिला के वैलेंसी क्या होती है भैया, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। वही क्या होती है, वैलेंसी होती है। वैसे टेंथ का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं भी हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाय द वे हो जाना चाहिए। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आए तो वो पीछे बैक करके दोबारा देख ले। ठीक है, आ जाओ। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रखा है यहाँ पे, वैलेंसी नहीं दे। वैलेंसी यही गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द वैलेंसी। देखो वैलेंसी अलग होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं। वैलेंसी अलग होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समझो ध्यान से। वैलेंस मतलब भाई बैलेंस की बात कर रहा है, भाई के एल एम कर लो। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं एम में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, कितने बच गए, 4 बच गए, चलो 5 बच गए, 6 बच गए, 7 बच गए, 7 बच गए। अभी जो 7 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं ना, वही क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, चलें आगे, पक्का क्लियर हो गया सारे डाउट, जी भैया आगे आ जाओ। ओरी बाबा, ये क्या आ गया, एटॉमिक नंबर, ये क्या होता है, आओ समझाएंगे, बड़े ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर की होता है। भैया आधी पंजाबी आधी क्या, समझ नहीं आ रहा कुछ, अरे बस समझो, बस तुम पढ़ते रहो बस। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। भैया क्या है, कुछ पल्ले टिपुल्ले आप क्या है भैया, ऐसे सिंपल समझाओ, एग्जांपल दो। सुनो, मैं कह रहा हूं प्रोटॉन है ये, क्या बोलोगे, प्रोटॉन है। ठीक है, कितने प्रोटॉन है, अगर 20 हैं तो 20 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 19 है
तो 19 हो जाएगा, 10 है तो 10 हो जाएगा, 5 है तो 5 हो जाएगा। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही क्या कहलाते हैं, हमारे एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। कोई डाउट यहाँ तक किसी का? कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिनोट करते हैं लोग जेड से। किससे डिनोट करते हैं भाई लोग? जेड से। अब जैसे कि हमने पढ़ा होगा, कार्बन हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है भाई लोग? 6ठे नंबर पे आता है। तो मतलब हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन जेड इक्वल्स टू 1, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1। कार्बन जेड इक्वल्स टू 6, यानी कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। छठे एटॉमिक नंबर पे क्या आता है? हमारा कार्बन आता है। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? चले आगे, आ जाओ भाई। अगला है मास नंबर। क्या है भाई लोग? मास नंबर। अरे सबर रखो, बस खत्म होने वाला है टॉपिक, लास्ट है, ठीक है ये। इसके बाद एक छोटा सा रह जाएगा बस। मास नंबर इज डिफाइंड एज सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यार आप लोग एक चीज बताओ, मैंने आपको जब कराया एक चीज बताई थी कि आप कोई पेन लो, पेन को जब बीच में से पकड़ोगे सेंटर में से, तभी तो बैलेंस होगा ना। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कहाँ होता है? उसके सेंटर में होता है। तो यार बोला क्या उसने? मास नंबर पूछा। क्या पूछा? मास नंबर। तो कैसे बताओगे? ऑफ कोर्स इस एटम के सेंटर में होगा कि नहीं होगा मास नंबर? ओ भैया ये तो सोचा ही नहीं था। अब सोचो फिर कहाँ होगा? सेंटर में। सेंटर में क्या होता है भाई लोग? प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। याद है फॉर्मूला बनवाया था मैंने आप लोगों से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ द एटम। याद आया कि नहीं आया? आ गया भैया, सब याद आ गया, आप क्लियर हो जाएगा ये। आ जाओ फिर, ये याद आ गया तो देखो। अब वही चीज क्या बोलता है? मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसको डिनोट करते हैं ए से। कैसे डिनोट करते हैं? ए से, ठीक है। आ जाओ। ओ हो, ये तो ब्लर हो गया, कोई ना। देखो फॉर एग्जांपल, मास ऑफ अ कार्बन इज 12 यू। अब क्यों 12 यू भाई लोग? 12 यू इसलिए क्योंकि भाई साहब कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और 6 क्या होते हैं भाई लोग? प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ नंबर, यानी कि 6 प्लस 6 इक्वल्स टू 12 यू। इसलिए भाई साहब कार्बन का मास कितना आता है? 12 यू, ठीक है। आप समझो बड़े ध्यान से, सिंबल्स को लिखा कैसे जाता है देखो। सबसे पहले क्या होता है? सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट के ऊपर क्या आता है? ऊपर साइड होता है, ऊपर साइड होता है हमारे पास मास नंबर, यानी कि ए। बताया था ना सिंबल मास नंबर का ए। और नीचे का होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि जेड। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग सिंबल को राइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन। क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को देखो कैसे लिखा हुआ है? एन, ठीक है। और इसका भाई साहब मास नंबर कितना होता है? 14, मतलब कि मास कितना होता है? 14। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। क्या होता है? 7 होता है। क्लियर? क्लियर भैया, समझ में आ रहा है ना कुछ? हाँ, बस समझते रहो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं। अच्छा, कई बच्चों को अगर ये पता नहीं लग रहा ना मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, एटॉमिक नंबर कहाँ से आ रहा है, ये मास नंबर कहाँ से आ रहा है, तो एक काम करो, एक चार्ट दिखाता हूँ, वो देखो आप लोग, ठीक है। ये देखो, तुम्हारी बुक में ये चार्ट दिया होगा, ठीक है। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अच्छा, इसमें 2 और ऐड कर लो बच्चे, बच्चों जल्दी से जल्दी 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 ऐड करो। अरे यार कहाँ चला गया यो? हाँ, आ जाओ। 2 ऐड क्या करने हैं? ये 18 तक है हमारे पास, 19 नंबर पे आप ऐड करेंगे और 20 नंबर पे। आर्गन के बाद आता है पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कैल्शियम। क्या आता है भाई लोग? कैल्शियम, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है? पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, ठीक है। अभी जो मैं एटॉमिक नंबर बार बार बोल रहा हूँ, देखो एटॉमिक नंबर ये दे रखे हैं, ठीक है। आप बस इन्हें सीक्वेंस में याद कर लीजिए, आपको सारे एटॉमिक नंबर सबके याद हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक बात याद रखना आप लोग, ये जो भी हम सर्कल सर्कल बनाते हैं ना, जितने भी हमने शेल बनाना सीखे हैं, ये सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है, इस चार्ट पे। अब जिसको ये चार्ट आता है उसको सब कुछ आता है, समझ लो, ठीक है। ये चैप्टर आराम से उसका क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज इस चार्ट को याद कर लीजिएगा, बिना समय और वक्त गवाए अपना, ठीक है। आ जाओ, चलते हैं अगले टॉपिक पे। आइसोटोप क्या है? आइसोटोप, बस इसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा, इसको अच्छे से बड़े ध्यान से कर लो, ठीक है। अब आइसोटोप क्या होता है? देखो आइसोटोप आर डिफाइंड एज एटम ऑफ सेम एलिमेंट। क्या बोला है? ध्यान से सुनना, सेम एलिमेंट मतलब कि एक जैसा होगा, हैविंग अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब कि मास अलग अलग होंगे एटम के, ठीक है। और क्या होगा? एलिमेंट सेम होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं क्लोरीन है तो क्लोरीन की बात करूंगा, हाइड्रोजन है तो खाली दोनों क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। समझो बड़े ध्यान से, मैं कह रहा हूं जैसे हाइड्रोजन है, इसका एक और भाई होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? एक और भाई हाइड्रोजन। क्या होगा भाई साहब? दोनों का मास नंबर से एटॉमिक नंबर सेम है। मान लो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 2 है, वैसे 1 होता है, 1 है। इसका भी क्या होगा? 1 होगा। लेकिन इनका मास चेंज हो जाएगा, इसका मास 2 भी हो सकता है, इसका मास 3 भी हो सकता है, इसका मास 1 भी हो सकता है,
ठीक है, तो वही चीज बता रहा हूँ आप लोगों को। अब देखो दो भाई हैं तो दोनों भाई ही ना, हैं तो दोनों भाई। अगर इनके पेरेंट्स को किसी नजर से देखेंगे तो दोनों को एक ही नजर से देखेंगे, ठीक है। लेकिन मास तो दोनों का अलग हो सकता है, ही नहीं हो सकता, किसी का 2 हो सकता है, किसी का 3 हो सकता है। क्या पता भाई वाला भाई ज्यादा भारी हो, मोटा हो, और ये वाला भाई पतला हो, ठीक है। तो बस यही सी कहानी है आइसोटोप की। आइसोटोप भी क्या होता है, एक एलिमेंट के 2 भाई होते हैं, ठीक है। तो बस वही बात लिखी हुई समझो ध्यान से, सेम एलिमेंट होंगे और क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा लेकिन मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। इस फोटो को मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट, रुको जूम करता हूँ, रुको, ये देखो। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी का उठाया हुआ एग्जांपल है। देखो 3 एटॉमिक स्पीशीज, हाइड्रोजन की कितने एटॉमिक स्पीशीज होती है, 3 एटॉमिक स्पीशीज होती है। एक का नाम होता है प्रोटियम, एक का होता है ड्यूट्रियम, एक का नाम है ट्रीटियम, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है सब साफ साफ, देखो ऐसे लिखा ना, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है सबका, लेकिन मास देखो चेंज, एक का मास 1 हो गया। अगले का देखो हाइड्रोजन क्या है, एटॉमिक नंबर 1 लेकिन मास 2 हो गया। अगले का हाइड्रोजन देखो क्या है, एटॉमिक नंबर 1 ही है लेकिन मास क्या हो गया, 3 हो गया। देखो लेकिन एलिमेंट भी क्या है, सारे सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कुल मिलाकर डेफिनेशन समझ आ गया आप लोगों को, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। क्लियर है, आ जाओ। ऐसी क्या होता है भाई लोग, कार्बन का भी, किसका होता है देखो, कार्बन का होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक है। मतलब इन सबका आइसोटोप है, इन सबका आइसोटोप है, ठीक है। अब देखो कार्बन, एक कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, लेकिन इसका मास नंबर 12 और इसका कितना है, 14 है। ऐसी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 लेकिन मास नंबर 35, एक का क्या है, 37, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चले आगे, आगे आ जाओ फिर, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, मैंने कहा हमने एएमयू पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एएमयू। भैया हमने तो पढ़ा था हाइड्रोजन का एएमयू 1 होता है, कार्बन का एएमयू 12 होता है पढ़ा कि नहीं पढ़ा। लेकिन हमने एक और चीज पढ़ी थी, याद आपको, क्लोरीन का 35.5 था। ये कहा, हम पूछते ना भैया पॉइंटों में कैसे हो गया ये, और इसका 12 ही क्यों है, इसका 1 ही क्यों है। आ जाओ, ये भी मैंने को सिखाया था मास कैसे नापते हैं, लेकिन एक बात सुनो बड़े ध्यान से। मैं कह रहा हूं भैया, जब कार्बन अलग अलग है, क्लोरीन अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग अलग है, मतलब कि इनके हर टाइप के हर एक का मास अलग अलग होगा। जी नहीं, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं, हम उनका एवरेज मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हम उनका एवरेज मास निकालते हैं। और जो जिनका आइसोटोप नहीं होता उनका मास तो नॉर्मली हम लोग कैसे निकालते हैं, कार्बन के बिहाफ पे, हमने पढ़ा था ना 1/12 कार्बन एटम, बस उसी के बिहाफ पे निकालते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब मेरी ये बातें उन्हीं को समझ आ रही होंगी जिन्होंने मेरे से 3rd चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो जैसे यहाँ पे क्या बोलता है, क्लोरीन अक्कर नेचर इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म। अब क्लोरीन 2 फॉर्म में आता है नेचर में, ठीक है। एक का मास कितना, 35, एक का मास होता है 37। अब इनकी रेशियो क्या होगी, मान लेते रेशियो है 3:1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जो पहले वाला क्लोरीन था, मतलब जिसका 35 मास था, उसका मैं 75% लेता हूँ, ठीक है। और जो हमारा दूसरा जिसका मास कितना था, 37 था, उसका मैं 25% लेता हूँ। अब भैया कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे, भैया ये 25-75% कैसे। अरे बुड़बक, 3:1 यही तो होता है। रेशो करा है कि नहीं करा है, करा है ना, जिन्होंने करा है उनके लिए बहुत बढ़िया। इसी को हम क्या बोलते हैं, 3:1। कैसे पता लगा भाई, आपको काट के देख लो, पता लग जाएगा, 3:1 ही आएगा, ठीक है। 75%, मतलब 75 अपॉन में 100 कर लेना, देखो 3 आएगा आंसर, 3:1 में ही। आ जाओ, क्या करा, कुछ नहीं किया, 35 इंटू 75% निकालो 35 का, और 37 का 25% निकाल लो। अब दोनों को ऐड करोगे, इनका एलसीएम ले लेना बाद में, ये क्या आ जाएगा, 142 अपॉन में 4। जब इन्हें काटोगे तो कितना आएगा, 35.5 यू। कुछ इस तरीके से क्या आया भाई साहब, हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट आया किसका, क्लोरीन का। चले आगे, देखो यहाँ पे वही सेम बात लिखी जो मैंने आपको बताई थी अभी, ठीक है। आ जाओ पढ़ो, देखो, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्या बोलता है, कहता मास ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम का मास नेचुरली एलिमेंट इज टेकन एज एवरेज। उसका क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज मास निकालेंगे, जो भी नेचुरल अकर हो रहे हैं, ठीक है। सॉरी, जो भी हाँ मतलब वही बात है जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप, अगर उसका आइसोटोप नहीं है, अगर उसका आइसोटोप नहीं है, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन। वही बात तो उसने बोली, कहता कि अगर उसका आइसोटोप होगा, अगर उसका आइसोटोप, 1 मिनट रुको, अगर उसका आइसोटोप होगा भाई साहब, आइसोटोप होगा तो एवरेज निकालोगे, क्या निकालोगे, एवरेज मास निकालोगे, ठीक है। अगर आइसोटोप नहीं होगा, अगर आइसोटोप आइसोटोप नहीं होगा,
तब क्या भाई साहब, तब कुछ नहीं, उसके प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को ऐड करके जो मास आएगा वही मास कहलाएगा उस एटम का। यही बात इस लाइन में लिखी हुई है, ठीक है। सब आपके एनसीईआरटी का, घबराने का नहीं है, सब कुछ मिलेगा आपको आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। But if an element occur in an isotopic form, then we have know the percentage of each isotopic. अगर कोई आइसोटोपिक फॉर्म में होगा तो हमें इसकी परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी आइसोटोपिक फॉर्म में ही। देन द एवरेज मास इज कैलकुलेट, उसका हम लोग एवरेज मास को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्लोरीन का किया ना 35.5 कैसे आया, एक को हमने 75% लिया, एक का क्या लिया हमने 25% लिया। इट डजंट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ अ क्लोरीन हैज फ्रैक्शनल मास ऑफ 35 U, 35.5 U, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि क्लोरीन का एक एटम का फ्रैक्शनल मास 35.5 ही होगा। इट मींस दैट इफ यू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, इसका मतलब समझे आप लोग, नहीं समझे आ जाओ। क्या बोलता है, जैसे हमने क्या किया था, हमने लिया 75% क्लोरीन एक का 25% लिया, मास कितना आ गया था 35.5 आ गया था। इसका मतलब ये नहीं क्लोरीन का मास हमेशा इतना ही रहेगा। इसका मतलब क्या कहने का, कि अगर आप सर्टेन अमाउंट में, क्या अमाउंट है भाई लोग, सर्टेन अमाउंट में, अब जैसे मान लो मैं ये वाला इस बार 75% ले लेता, या फिर मान लो 85% ले लेता इस वाले को, ठीक है, और इसको थोड़ा कम ले लेता, इसको 15 ले लेता, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, परसेंटेज को आगे पीछे कर सकते हैं, डिपेंड करता कितना क्वांटिटी ले रहे हो उस क्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद आप मास निकाल रहे हो। क्लियर हो गया, चलते हैं आगे, ठीक है। विल कंटेन बोथ आइसोटोपिक ऑफ क्लोरीन एंड एवरेज मास ऑफ द 35.5। क्लियर हो गया, बस ये था हमारा आइसोटोप। आइसोटोप क्या था भाई, सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया कैसे लिखते हैं, ठीक है, एग्जांपल बता दिए। अच्छा हाइड्रोजन का नाम याद रखना, ठीक है। क्या कहते हैं भाई साहब, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। एक नंबर में पूछ सकते हैं आपके, अगर एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाते होंगे तो, ठीक है। रही बात इसकी, क्लोरीन का अगर कोई, सॉरी मान लो किसी भी चीज का अगर आइसोटोपिक है तो उसका हम लोग एवरेज मास निकालते हैं, अगर आइसोटोपिक नहीं है तो प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन करके मास निकाल लेते हैं। और आइसोटोपिक मास निकालने का मतलब यही नहीं होता कि हर बार यही रहेगा, अगर एक बार निकल गया तो। अब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितना आपने क्वांटिटी में किस किस को लिया है, कौन सा आइसोटोप को लिया है, ठीक है। चलते हैं आगे, इसके एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। देखो भाई लोग, आइसोटोपिक यूरेनियम इज यूज्ड द फ्यूल एज न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर हम लोग आइसोटोप का यूज करते हैं, कौन से का भाई, यूरेनियम का आइसोटोप का, ठीक है। कोबाल्ट का आइसोटोप का यूज करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट हम लोग कोबाल्ट का आइसोटोप का यूज करते हैं। आइसोटोप ऑफ आयोडीन का यूज करते हैं हम लोग ग्वाइटर के ट्रीटमेंट। ग्वाइटर पता है गेघा रोग जिसे हम लोग कहते हैं, गले में होता है थायराइड की कमी के कारण, ठीक है। चलते हैं आगे, क्लियर क्लियर, आ जाओ आगे। अरे खत्म कैसे होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी एक चीज तो रह गई। हाँ हाँ हाँ, ये रहा, आ जाओ। ये छोटा सा टॉपिक है, नाम है आइसोबार, बस आइसोटोप की फैमिली का ही थोड़ा बहुत, ठीक है। सुनो ध्यान से, फैमिली का नहीं मतलब दूर का रिलेशन है इनका। आ जाओ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैविंग द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। भैया क्या बोला, सुनो बड़े ध्यान से, मतलब कि जैसे हम पीछे क्या पढ़ा था, क्लोरीन है तो क्लोरीन होगा ना, हमने क्या पढ़ा, 17 है तो 17 होगा, इसका 35 है तो 37 हो सकता है, मतलब मास डिफरेंट हो सकता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं होगा, और एलिमेंट भी डिफरेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि एटम भी डिफरेंट होगा, क्या बोल रहा हूं, एटम भी डिफरेंट होगा, ठीक है, और इनका मास नंबर भी डिफरेंट होगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एटम डिफरेंट होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा इनका, सेम होगा, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर क्लियर भैया, क्या बोला आपने, मैंने क्या बोला सुनो, मैंने बोला आइसोबार क्या होता है, एलिमेंट भी डिफरेंट होता है, देखो दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, एक आर्गन एक क्या है, कैल्शियम है। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होता है, एक का 18 और एक का क्या है 20 है। लेकिन 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 मेरे भाइयों, जो मास नंबर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को बोलते हैं आइसोबार, क्या बोलते हैं, आइसोबार। पढ़ लो डेफिनेशन, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैविंग द सेम मास नंबर आर नोन एज अ आइसोबार, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम और आर्गन का, ठीक है, इनका नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 और 18, बट मास नंबर इज क्या है ऑलवेज 40। क्लियर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया। तो यहीं के साथ आपके चैप्टर की होती है समाप्ति। तो मिलेंगे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हाँ तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, ठीक है। अब सुनो बड़े ध्यान से, अगर ये चैप्टर कर तो लिया आप लोगों ने, ठीक है, अब अच्छे से आपको करना है रिवाइज, क्या करना है, रिवाइज, ठीक है। नोट्स आप लोगों ने अगर बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाया वो बुक उठाओ, बुक में अंडरलाइन कर लो, सब कुछ मिल जाएगा आपको बुक में, ठीक है। गुड, और पक्का रिवाइज करना है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। क्यों बार बार आप लोगों को परेशान करना है बोल बोल के, तो जल्दी से जाइए।
तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए बच्चों। अरे पगलो, तुम मेरे दोस्त हो।